हाय डियर्स, आप सभी का यूपीएससी विद रविश कुमार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब अच्छे हों और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए, अपने टारगेट के लिए मेहनत कर रहे हों। अब जैसा कि हमने कहा था कि आज से हम इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के लेक्चर की सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो आज से हम मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स को शुरू करेंगे। शॉर्ट में बेसिक से लेकर टिपिकलिटी तक एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका स्टेट कमीशन हो, यूपीएससी हो या वनडे एनी कंपटीशन, आप हिस्ट्री से लेकर मैक्सिमम मार्क्स ऑफ कर सकें। क्लियर। अब इससे पहले कि हम अपनी सीरीज शुरू करें, एक दो बातें आपसे कहना चाहते हैं। वो ये कि देखिए, अपने एग्जाम को लेकर, अपने करियर को लेकर डरना जरूरी है, चिंता करना जरूरी नहीं है, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। क्लियर। ज्यादा चिंता करेंगे तो अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर लेंगे, अपनी हेल्थ को स्पॉइल कर लेंगे, और अगर हेल्थ नहीं रही तो फिर किसी भी सपने को पूरा किया नहीं जा सकता। इसलिए चिंता मत कीजिए। हाँ, डरना जरूरी है, क्योंकि अगर डरेंगे नहीं तो फिर बहुत लापरवाह हो जाएंगे। ठीक है ना। बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है। बहादुर वो है जो डरकर भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है ना। क्योंकि डर वो हमें अवेयर रखता है, जागरूक रखता है। ये बताता है आपको क्या, कि कल आपने जितनी मेहनत की थी, कम से कम एटलीस्ट आज आपको उतनी मेहनत तो करनी ही करनी है। ठीक है। अब चिंता कर रहे हैं आप, क्या फायदा होगा उससे। ठीक, मेहनत कर नहीं रहे हैं, एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन गायब हैं। आपका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे से आपको पढ़ना है, कितने बजे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब उसको रिवाइज करना है, उसके एमसीक्यू करने हैं कि नहीं करने हैं। तो सोचिए, इन सब से कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप अपनी हेल्थ के साथ साथ करियर दोनों को स्पॉइल करेंगे। उससे अच्छा है क्या, कि आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए। आपका एवरीडे का शेड्यूल आने वाले 60 डेज में एक फिक्स हो कि भाई मुझे इतने बजे उठना है। और हम ये नहीं कह रहे कि आके सुबह 4 बजे उठिए, मत उठिए। हम इंडियंस हैं। क्लियर। हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, वो जो नायक वाली क्वालिटी है ना, वो नायक मतलब बिना बात के हीरो बनने की, उसमें हम लगे रहते हैं। आज अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो क्या करना है, आज पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, आज मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, आज पूरी मेहनत करूंगा, आज ही आईएएस बन जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? अपनी सेल्फ में से, अपनी अलमारी में से वो किताब उठाएंगे जो सबसे मोटी होगी और जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी। अब आप सोचिए, आज तक कभी किताब के पास नहीं गए और सबसे पहले क्या है, वो किताब उठा ली जो मोटी है और आज तक आपने कभी पढ़ी नहीं, तो क्या होगा? 2-4 पन्ने पलटते ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। उससे अच्छा क्या है कि इजी वे में उस किताब को उठाइए, वहां से अपना इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए जो आपको समझ में आता है। ठीक है ना। क्लियर। और अपना हर दिन का एक शेड्यूल, जैसे कि हमने बोला कि जरूरी नहीं है कि उस पर 4 बजे उठें, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में बहुत बड़े बड़े हीरो पैदा हुए हैं ना। तो हम क्या करते हैं, घड़ी घड़ी हर समय गोवर्धन पर्वत उठाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ठीक है। किसी ने नहीं कहा आपसे कि आप 4 बजे उठिए, किसी ने नहीं कहा आपको क्या क्या 12 घंटे पढ़िए। आप अपना स्टेमिना देखिए कि भाई अगर आप जो है 4 बजे नहीं उठ सकते, आप 9 बजे उठ सकते हैं, तो 9 बजे ही उठिए। आपके पास 9 बजे उठने के बाद 11 बजे तक अपने जो आपके मॉर्निंग कॉल्स हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद 11 बजे से लेकर रात को आप 12 बजे तक, 1 बजे तक सोते हैं, 2 बजे तक सोते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम है, एक प्रॉपर टाइम है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए, उसमें अपने सब्जेक्ट को रखिए और उसके अकॉर्डिंग एवरीडे स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और जहां जो भी टिपिकलिटी है, डाउट्स है, वो अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, अपनी कोचिंग में जहां भी आप जुड़े हुए हैं कंसल्ट कीजिए। ठीक है ना। क्लियर। तो चिंता करने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाइए। अभी भी अगर हम बात करें तो आपके पास 60 डेज से ऊपर हैं। अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप आज से भी काम करना शुरू करते हैं और आपने पहले से सब्जेक्ट्स को कवर कर रखा है, तो ये 2 महीने आपके लिए मोर देन एनफ हैं प्री क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर। और अगर नहीं है तो 2 महीने एक कोशिश और करके देखिए अच्छे से, क्या दिक्कत है ना। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा पढ़ा भी है, सुना भी है, और अभी तक फॉलो भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए फिर कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए। हाँ, डर जरूरी है। ठीक है ना। लगातार मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है। और जहां तक हमसे होगा उतनी तो हम आपकी हेल्प करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। देखिए,
आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा हमारा मॉडर्न इंडिया। अब अगर इंडियन हिस्ट्री की पहले बात कर लें तो इंडियन हिस्ट्री जो है वो मेजरली कैटेगराइज है 3 सेक्शन में। आपका फर्स्ट एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, सेकंड मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, एंड मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। अब अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री की तो देखिए, हर सब्जेक्ट अपने आप में कुछ कहता है, उसकी एक थीम होती है। अगर हम उस थीम को समझ लें तो ये मान लीजिए क्या कि हमें उस सब्जेक्ट को समझने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लाने में, उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री एक थीम पे काम करती है। तो थीम क्या है? प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री की थीम क्या है? प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। मतलब कि कभी भी संपन्नता वो कमजोरी के साथ नहीं रह सकती, कमजोरी के साथ फल फूल नहीं सकती। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इंडिया वॉज, यू कैन से इंडिया इज कंसीडर्ड एज लैंड ऑफ गोल्डन स्पैरो। भारत जो है वो सोने की चिड़िया का देश कहा जाता है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वास्को डी गामा कहते हैं कि वो भी भारत में यही पूछते पूछते आए थे कि क्या आपने किसी एक ऐसे लैंड के बारे में सुना है जिसे लैंड ऑफ गोल्डन स्पैरो कहा जाता है। क्लियर? अब सवाल आता है कि आखिर जो है लैंड ऑफ गोल्डन स्पैरो, जहां की इकोनॉमी, सोसाइटी इतनी स्ट्रांग रही है, जहां पर हमारे हीरोज, वॉरियर्स, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें या फिर आपका अशोक की बात करें, पुष्यमित्र शुंग की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें, अशोक की बात करें, सॉरी अकबर की बात करें, या फिर मैनी मोर्स, आप जितने भी वॉर उठाइए, ठीक है ना, एक से बढ़कर एक भारत में जो है वो हुए हैं। लेकिन क्या वो इस भारत को आउटर इन्वेजन से रोक पाए? नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि जब जब पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग रही है, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी वो हमेशा नरिश हुई है। और जैसे जैसे हमारी पॉलिटिकल पावर वीक हुई, वैसे वैसे हमें हमेशा आउटर इन्वेजन का सामना करना पड़ा। जैसे डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर की डिक्लाइन होने के साथ ही आप देखिए हमें आउटर इन्वेजन, ग्रीक्स, उनका सामना करना पड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो वहां से हमें हुणोज, शकाज, उनके इन्वेजन का सामना करना पड़ा। क्लियर? हर्षवर्धन वो कमजोर हुए, उनकी डेथ हुई। उसके बाद इंडियन पावर वो कंप्लीटली बहुत बुरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हुई। और आप हमें देखिए इस्लाम के इन्वेजन का सामना करना पड़ा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात करें, फिर मुगल्स की बात करें, जब ये वीक हुए तो यूरोपियंस एज ए ट्रेडर्स इंडिया में आए और ट्रेड करते हुए उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोसाइटी तीनों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और समझ गए क्या कि इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। और फिर आपसे बोल रहे हैं कि देखिए इंडियन हिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है। और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये फॉर्मूला सिर्फ हिस्ट्री नहीं, पर्सनल लाइफ, चाहे वो मेरी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबकी लाइफ में काम करती है। और वो है इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अगर पैसा होगा तो साम्राज्य बनेगा, वरना फिर चांसेस नहीं है। हाँ बनेगा, लेकिन आपको पहले रिसोर्सेस अरेंज करने पड़ेंगे। जिसके एग्जांपल ले लीजिए अकबर और शेरशाह सूरी। अकबर जो है 13.5 ईयर यानी 13.5 साल या 14 साल में क्या है, मुगल बादशाह बन गए। क्यों? क्योंकि उनके नाम के पीछे मुगल एम्पायर लगा हुआ था। ठीक है, सिचुएशन कैसी थी उस समय वो हम टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, लेकिन फिर भी उनके पीछे एक मुगल प्लेटफॉर्म वो था। वहीं पे आप देखिए शेरशाह सूरी बिकेम सुल्तान ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 64 साल। जबकि कहा जाता है कि अकबर जो महान बने हैं वो शेरशाह सूरी की पॉलिसी को फॉलो करके ही बने हैं। ठीक है, तब 13 ईयर कहाँ 13-14 साल की उम्र में शेरशाह सूरी को संघर्ष करना पड़ा और अपने रिसोर्सेस को अरेंज करते हुए जो है वो व्यक्ति 64 साल की उम्र सुल्तान बना। और कहाँ अकबर मात्र 13.5 साल की उम्र में क्या है, बादशाह बन गए। तो इसका मतलब कि इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, ये कॉन्सेप्ट मायने रखता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है, वो है आपका इंटेलिजेंट और ब्लंडर। कि इंटेलिजेंट और ब्लंडर में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसके मीनिंग होते हैं, तो ये भी आपको आने वाले लेक्चर में समझाएंगे। बट फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री, जैसा कि हमने कहा कि प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस, तो इसका मतलब
कि जब जब भारत कमजोर हुआ है हमें आउटर इन्वेजन का सामना करना पड़ा है, आउटर पावर को फेस करना पड़ा है, जिससे हमारी पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, एजुकेशन सबका बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री को आप इस थीम के साथ समझ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स 2026 में प्री दे रहे हैं उसके बाद वो मेंस देंगे, क्लियर, हम सर्टेन तो नहीं, लेकिन हाँ एक एजम्पशन तो कर सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री जो थीम लाइन है ये कभी भी किसी भी वर्ष आपके एसए में पूछी जा सकती है। क्या कि इंडियन हिस्ट्री मींस प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस, इसको क्लियरली समझाइए। तो कभी भी आपके एसए के रूप में क्या है आ सकती है। और हिस्ट्री में तो कह लीजिए क्या कि पूछा जा ही सकता है, चाहे वो आपका मॉडर्न इंडिया जीएस का पेपर हो या फिर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम मॉडर्न इंडिया पे। बाकी जो हमारी हिस्ट्री के और एनिशियंट है, मिडेवल है, हम साथ साथ क्या है आने वाले लेक्चर्स में उनको क्लेरिफाई करते रहेंगे। बट फिलहाल आज हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करते हैं। देखिए, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानी जाती है 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब। यानी अगर हम बात करें 1707 मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। अब कुछ टीचर्स हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो है वो 1707 से ना मानकर 1757 बैटल ऑफ प्लासी से मानते हैं। ठीक है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बट इन माय ओपिनियन 1707 कहना ही ज़्यादा रेलिवेंट होगा। क्यों? क्योंकि 1757 तभी हो पाया जब 1707 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जितने भी मुगल रूलर्स थे वो सबके सब कमजोर हुए। अगर मुगल पावर वही रहती जो आपका बाबर से लेकर औरंगजेब तक के पीरियड में थी, तो क्या 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्लासी पर कैप्चर कर पाती? इन द फेज ऑफ अकबर, अकबर के फेज में जो गुजरात के गवर्नर थे, जो उनके रिलेटिव भी थे, बहनोई थे किसके, अकबर के, उन्होंने अकबर को ये समझकर क्या कि वो कमजोर हैं, ठीक हम उनसे ज्यादा योग्य हैं, क्या किया, रिबेल कर दिया। और रिबेल करने के बाद जब ये न्यूज़ अकबर के पास पहुंची तब कहते हैं कि अकबर इस बार खुद आर्मी लेकर कहाँ गुजरात को जीतने के लिए निकल पड़े। और जब उनको पता लगा कि अकबर खुद आ रहे हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने वहां से एक लेटर भेज दिया जिसमें लिखा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, गुजरात वो मुगलों के कंट्रोल में था, है और रहेगा। ठीक है, तो ये पावर किसकी, अकबर की। इवन औरंगजेब, औरंगजेब रूलर चाहे जैसा भी हो, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो टैलेंटेड था। देखिए आप एथिक्स पढ़ते हैं तो एथिक्स में कहा जाता है, या एथिक्स पूरा किस पे डिपेंड है, ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन, अब इंसान कैसा होता है, अच्छा होता है कि बुरा होता है? सीधी सी बात है, इंसान ना अच्छा होता ना बुरा होता, इंसान दोनों होता है, अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है, तो अच्छा बुरा होना वो एक अलग मैटर करता है और क्या क्वालिटी है वो एक अलग मैटर करता है। तो औरंगजेब नो डाउट किसी भी रेलिवेंट में किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, नो ही वॉज नॉट गुड। बट ये कहा जाए कि वो टैलेंटेड नहीं था, ये गलत होगा। सभी हिस्टोरियंस ने ये बात कही है कि औरंगजेब वॉज मोर टैलेंटेड देन अकबर, बट औरंगजेब वॉज कंप्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, द सिनेरियो ऑफ इंडिया। ठीक है, खैर करेंगे डिस्कस इन सब चीजों पर। अब अगर हम बात करें औरंगजेब की तो कहते हैं कि 1682 में औरंगजेब ने सिर्फ और सिर्फ मराठों को सुप्रेस करने के लिए क्या किया, दिल्ली कोर्ट छोड़ दिया और अपना बेस कहां बनाया, अहमदनगर, महाराष्ट्र। और अपनी लाइफ के लास्ट 25 ईयर उसने अहमदनगर में स्पेंड किए हैं। 1707 में उसकी डेथ भी कहाँ, अहमदनगर में हुई। अब आप सोचिए कि 1707 में उसकी डेथ होती है, 1682 में वो दिल्ली छोड़कर अपना बेस अहमदनगर बनाता है और 25 साल वो दिल्ली में एब्सेंट है। इसके बावजूद भी उसकी एब्सेंस में दिल्ली में सिंगल रिवोल्ट नहीं हुआ। इट मीन्स they were capable to suppress what any kind of agitation। ठीक है, लेकिन 1707 यहां पर औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी रूलर्स हुए, जितने भी लेटर मुगल्स हुए, वो सब के सब वीक थे। अगर बात करें 1707 से पहले तो 1707 से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट 1707 औरंगजेब के मरने के बाद कॉन्सेप्ट आ गया सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके रूलर्स थे वो सबके सब वीक थे,
एक नंबर के अय्याश थे और सबके सब अपने जो कॉर्टियर हैं, दरबारी हैं, उनके हाथों की कठपुतली बन चुके थे। ठीक है ना? तो 1757 भी कहा जा सकता है, बट इन माय ओपिनियन 1707 द एग्जैक्ट डेट टू स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, और यू कैन से डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, 1707 इसे हम कह सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी को इंडियन हिस्ट्री कंटेक्स्ट में ट्रांजिशन फेज मतलब संक्रमण काल कहा जा सकता है। अब ये भी नहीं कहेंगे कि संक्रमण काल था, ट्रांजिशन फेज था। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक भारत के पास अपना कोई सेंट्रल पॉलिटिकल पावर नहीं रहा है। तो ब्रिटिश रूल में जो उनके हिस्टोरियंस हुए, जैसा उन्होंने हमें बताया, जैसा उन्होंने दिखाया, समझाया, वैसा ही हमने मान लिया। और इसमें ब्रिटिश जो है वो कंप्लीटली सक्सेस हो गए ये बताने में, ये समझाने में क्या कि दे आर सुपीरियर एंड वी आर इन्फीरियर, और कुछ हद तक आज भी हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना? अब ट्रांजिशन फेज ऑफ 18th सेंचुरी, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सेकंड, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की वजह से जो रूलर्स थे वो अपने आप को सेंटर से निकालकर जो स्टेट्स थे वहां पर अपनी सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, उसको मिलाने में कंप्लीटली फेल रहे, जिसकी वजह से मुगल कोर्ट में जो कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, जो एजिटेशन शुरू हुए, उससे जो कॉर्टियर्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने मुगल कोर्ट से निकलकर बाहर जाकर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। जैसे कि 1707 में मुर्शीद कुली खान, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को बंगाल में जाकर बंगाल को इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश कर लिया। तो अगर बात करें 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी में आपका अगर हम बात करें तो सेकंड फेज क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इमरजेंस ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। क्लियर? और थर्ड, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की कमियों का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश, इन्होंने अपने आप को एज ए ट्रेडिंग नेचर से पॉलिटिकल नेचर में कन्वर्ट कर लिया, और 1757 में उन्होंने बंगाल को जीतना शुरू किया, और बंगाल को जीतने के बाद बक्सर में उसे कंसोलिडेट किया, 1803 में दिल्ली पर कैप्चर किया, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आगे चलकर पूरे भारत पर उनका अधिकार हो गया, जिसकी शुरुआत बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी से होती है, या फर्स्ट फेज ऑफ 18th सेंचुरी से होती है, या आप कह लीजिए क्या कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी, जहां पे मोहर लग गई 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो ट्रांजिशन फेज ऑफ 18th सेंचुरी को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर समझ सकते हैं। पहला, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, और यू कैन से लेटर मुगल्स, एंड सेकंड, राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, एंड थर्ड, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स से। यहां से हम शुरू करेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, इट मींस लेटर मुगल्स। यहां पर हम मुगल बादशाहों को, जो औरंगजेब के बाद बैठे हैं, उनके अचीवमेंट्स, उनकी क्वालिटी और उनके पीरियड में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, उस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब 3 मार्च 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद इस पूरे मुगल एम्पायर के लिए जो उसके 3 बेटे उस समय जीवित थे, उनके बीच इस मुगल गद्दी के लिए कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हो गया। अगर बात करें तो औरंगजेब के 5 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जिसमें से 2 की डेथ, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, इन दोनों की डेथ जो है वो औरंगजेब के जीते जी हो गई थी। जब औरंगजेब की डेथ हुई तब उस समय उसके सिर्फ 3 बेटे जीवित थे, जिनमें से मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब जैसे औरंगजेब की डेथ हुई, इन तीनों ने अपने आप को जो है इस मुगल बादशाह की रेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। जब औरंगजेब की डेथ हुई तब उस समय अगर हम बात करें तो मुअज्जम वो काबुल का गवर्नर था, आजम गुजरात का गवर्नर था, और कामबख्श वो बीजापुर का गवर्नर था। और इन तीनों को यहाँ का गवर्नर वो औरंगजेब ने ही अपॉइंट किया था। औरंगजेब ये बात जानता था कि उसके मरने के बाद उसके बेटे भी इस मुगल गद्दी के लिए फाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी यही कर आया था, उसने भी अपने भाइयों को मारकर मुगल गद्दी हासिल की थी, तो वो कंफर्म था कि उसके मरने के बाद भी होगा। तो उसने क्या किया? अपने जीते जी इस मुगल एम्पायर के लिए अपनी एक वसीयत लिख दी,
और अगर सवाल आ जाए कि मुगल बादशाहों में वो कौन से मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी, अपनी विल लिखी थी, तो वो होंगे एकमात्र कौन? औरंगजेब। ठीक है, जिन्होंने अपने जीते जी अपने पूरे एम्पायर को अपने 3 जीवित बेटों में बांट दिया, जिसमें मुअज्जम को काबुल दिया, आजम को गुजरात और काम बख्श को बीजापुर। ठीक है, अब तीनों के बीच बैटल शुरू होते हैं जिसमें मुअज्जम, आजम, काम बख्श तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। इस मुगल गद्दी के लिए 2 बैटल होते हैं बड़े, जिसमें पहला बैटल होता है आपका 1707 बैटल ऑफ जजाऊ। 1707 बैटल ऑफ जजाऊ, जिसमें मुअज्जम ने आजम को डिफीट किया, उसकी हत्या की और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से अपने आप को मुगल गद्दी पर इंट्रोड्यूस किया, इस्टेब्लिश किया। इसके बाद 1709 बैटल ऑफ बीजापुर, जिसमें मुअज्जम ने अपने दूसरे भाई, छोटे भाई काम बख्श को हराकर उसे भी समाप्त किया और अपनी गद्दी को सिक्योर कर लिया। क्लियर? तो अगर बात की जाए 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, गद्दी पर जो मुगल बादशाह बैठे उनका नाम था मुअज्जम, और यही मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। इन्हीं को बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लास्ट मुगल बादशाह थे उनका नाम भी बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह सेकेंड हो गए और ये बहादुर शाह फर्स्ट। इसके अलावा इन्होंने टाइटल लिया शाह आलम का, इन्हें शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब ये मुगल थ्रोन की फाइटिंग में सक्सेस होकर गद्दी पर बैठे, इनका राज्याभिषेक हुआ, तब उस समय इनकी उम्र जो है वो 65 ईयर 65 साल थी। अब जो ये 65 ईयर है, ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल जाता है, कहीं 63 मिलता है, कहीं 64 मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में इनकी एज जो है वो 65 मिलती है। जब ये मुगल बादशाह बने तब उस समय इनकी उम्र 65 ईयर थी। ठीक है, इसके अलावा इनका टाइटल, बहादुर शाह फर्स्ट का जो टाइटल था वो टाइटल था शाह बेखबर। शाह बेखबर मतलब एक ऐसा शाह मतलब ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा बादशाह जो कंप्लीटली बेखबर है, उसे ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली में क्या करना है, कब कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। जबकि बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेकुलर भी था। सेकुलर मीन्स कि उसने जजिया कर को हटाया और हिंदू मंदिरों को उसने नहीं तोड़वाया है, तो इस कंटेक्स्ट में क्या है, वो सेकुलर हो गया। इसके अलावा नो डाउट सेल्फ रिस्पेक्टेड और इंटेलेक्चुअल तो था, लेकिन समस्याएं उसके साथ क्या थी कि जब वो मुगल बादशाह बना तब एक तो उसकी एज 65 ईयर 65 साल का व्यक्ति जब मुगल बादशाह बनेगा तो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में तो चलो फिर भी ठीक है, बट ऑटोक्रेसी में 65 साल वो बहुत ज्यादा होते हैं। 65 साल की उम्र आप समझ रहे हैं क्या मतलब हो गया? एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके पर, जिधर जाओगे मरना कंफर्म है, और आप क्या मोटिवेट कर पाओगे? क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अलावा इकोनॉमिकल क्राइसिस, औरंगजेब की जो पॉलिसियां थी उससे इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मुगल कोर्ट जो है वो कई सारी पार्टियों में डिवाइड हो चुका था, जिनमें से 4 मेन पार्टी थी। पहली टर्किश पार्टी मीन्स टर्किश मुस्लिम, दूसरी पर्शियन पार्टी मतलब पर्शियन मुस्लिम यानी ईरानी मुसलमान, थर्ड अफगानी पार्टी अफगानी मुसलमान, और चौथा हिंदुस्तानी पार्टी हिंदुस्तानी मुसलमान। तब इन सब पे कवर करना, इन सब पे कंट्रोल कर पाना वो इस व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है ना? तो ये समस्याएं इसके सामने थी। क्लियर? क्या? एक तो इसकी एज, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, और तीसरा पूरा मुगल कोर्ट जो है वो कई सारी पार्टियों में बट चुका था, और अब ये पार्टियां एज ए किंग मेकर का रोल प्ले कर रही थी। ठीक है ना? खैर 1707 में जब मुगल बादशाह बने तो इन्होंने कुछ पॉलिसियां इंप्लीमेंट की। ठीक है, किसी भी पॉलिसी को जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया उसे शुरू करने से पहले, ठीक है, कोई इनके पास एक पूरा का पूरा कह लीजिए कोई गाइडलाइंस नहीं था, और दूसरा किसी भी पॉलिसी को शुरू करने के बाद उसे कंप्लीट किए बिना, उसे अधूरा छोड़कर ये नेक्स्ट में जंप कर गए, फिर नेक्स्ट को कंप्लीट किए बिना उसे अधूरा छोड़कर नेक्स्ट में जंप कर गए।
इसी वजह से हिस्टोरियंस ने इन्हें शाह बेखबर कहा, और जिस हिस्टोरियन ने इन्हें शाह बेखबर का टाइटल दिया है उस हिस्टोरियन का नाम है खफी खान। खफी खान हिस्टोरियन ने इन्हें शाह बेखबर का टाइटल दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, जब मुगल बादशाह बने तो उस समय राजपूत, मराठा और सिख, ये तीन बड़ी समस्याएं थी किसके सामने? मुगलों के सामने। तब इन्होंने सबसे पहले सबसे पहले राजपूतों को सुप्रेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोशिश की। आमेर के राजा जयसिंह और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, इन पे कंट्रोल करने की कोशिश की। बट कुछ समय के बाद इनको समझ में आया क्या, कि राजपूतों के साथ फ्रेंडशिप करके, अलायंस करके ही भारत में रहा जा सकता है, रूल किया जा सकता है। और किन राजपूतों को वो कंट्रोल कर रहा है? ये राजपूत तो कौन है? उसके रिलेटिव्स हैं। भाई अकबर पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने राजपूतों के साथ ऑफिशियली मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाए थे। इससे पहले राजपूतों के साथ जो भी रिलेशंस बने वो फोर्सफुली थे, या कह लीजिए पॉलिटिकल पावर के बेसिस पे थे। लेकिन एक रिस्पेक्टफुल मैट्रिमोनियल्स वो अकबर ने ही संबंध बनाए थे। और कहते हैं अकबर ही जो है वो पहले मुगल बादशाह हैं जिन्होंने इस्लाम में बारात लेकर जाने कॉन्सेप्ट शुरू किया। ठीक है, खैर जब हम पढ़ेंगे सोसाइटी तो वहां पे समझेंगे। बट फिलहाल कुछ समय के बाद इन्हें इस बात का एहसास हो गया क्या, कि नहीं, राजपूतों के साथ जो है वो दोस्ती कर कर ही जो है भारत में रहा जा सकता है, अपने आप को मजबूत बनाया जा सकता है। तब इन्होंने बाद में जयसिंह को और अजीत सिंह को खुश करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजपूत जो ऑलरेडी पहले से नाराज चले आ रहे थे वो यहाँ पर और ज्यादा नाराज हो गए। अब सीधी सी बात है, अब आप किसी को चांटा मार के मिठाई खिलाइए तो मिठाई खाएगा, और मान लीजिए खा भी लेता है तो चांटे का दर्द वो तो रहेगा ना। ठीक, तब राजपूत नाराज होना शुरू हुए। अब सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जब तक वो जिंदा थे तब तक इन्होंने सिखों के साथ क्या किया, एक अलायंस फॉर्मूला अपनाया, उनके साथ दोस्ती रखी, उनका सहयोग लिया। लेकिन 1708 में जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई तब इन्हें लगा कि सिख कमजोर पड़ चुके हैं, और इन्होंने सिखों के अगेंस्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन शुरू कर दिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद जो लीडर बने सिखों के, उनका नाम था बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर ने बहुत बुरी तरह सुप्रेस किया किसको? बहादुर शाह फर्स्ट को। और सिखों से हारने के बाद ये फिर से अब सिखों के साथ दोस्ती करने में लग गए। तो क्लियर हो गया कि शाही बेखबर क्यों? क्योंकि जिस पॉलिसी को आपने इंप्लीमेंट किया उस पॉलिसी को कंप्लीट किए बिना आप नेक्स्ट में जंप कर गए, और नेक्स्ट को पूरे किए बिना आप नेक्स्ट में जंप कर गए। इसीलिए इतिहासकार खफी खान ने इनके कैरेक्टर को स्टडी करते हुए इन्हें शाही बेखबर का टाइटल दिया। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। 1707 में इन्हीं के पीरियड में सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई। कहाँ? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। जमशीद खान और वासिल बेग ने किसकी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। इसके अलावा बंदा बहादुर जिनका रियल नेम लक्ष्मण दास है, इन्होंने बहादुर शाह फर्स्ट को सुप्रेस किया, जहां पर मुगल एम्पायर के लिए ये अपने आप में एक फैटल इंसिडेंट प्रूव हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहादुर शाह फर्स्ट ने मुगलों की कैद में रह रहे साहू को रिलीज किया। अब साहू को रिलीज करना ये इनका एक एफर्ट था या डिप्लोमेटिक मूव था, ये तो एक्चुअली में कोई हिस्टोरियंस ही आपको समझा सकता है। लेकिन जहां तक हमें लगता है एज ए हिस्ट्री, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव किसको? बहादुर शाह फर्स्ट ने जब साहू को रिलीज किया। क्यों? क्योंकि इस मुगल एम्पायर को कमजोर करने वाले, इस मुगल एम्पायर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कौन? मराठा ही थे। और इन मराठों को सुप्रेस करने के लिए ही औरंगजेब ने 1682 में दिल्ली को छोड़ा, और दिल्ली को छोड़ने के बाद मराठों को जहां तक वो सुप्रेस कर सकता था सुप्रेस किया, और साहू को बंदी बना लिया। अब साहू के बंदी बन जाने के बाद मराठा में एज ए लीडर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा, और इस गैप को भरने के लिए एक लेडी इमर्ज होकर आई जिनका नाम था ताराबाई। अब ताराबाई के बारे में जब हम मराठा पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अब ताराबाई ने क्या किया? ताराबाई ने अपने माइनर सन शिवाजी को शिवाजी सेकंड के नाम से मराठों का लीडर अपॉइंट कर दिया।
अब सभी ने उनको अपना राजा एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि साहू जो है वो मुगलों की कैद में है, और साहू जब मुगलों की कैद में है तो ये कंफर्म है कि अब साहू रिलीज होकर नहीं आएंगे, क्योंकि पॉलिटिकली नियम ही होता है क्या, आदमी खत्म प्रॉब्लम खत्म। और मुगलों का रहा है क्या कि जब तक ये इंसान रहेगा इसके साथ अटैचमेंट रहेगा, इंसान खत्म कर दीजिए प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तब ये कंफर्म था कि अब साहू कभी रिलीज होकर नहीं आएंगे। तो सबने क्या किया, सबने जो है वो शिवाजी सेकंड को अपना राजा एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब साहू रिलीज होकर मराठा पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, तो सबने ये कहना शुरू कर दिया कि जब तक साहू नहीं थे तब तक शिवाजी सेकंड जो है वो हमारे राजा थे, लेकिन साहू जो है वो रियल सक्सेसर हैं, इसीलिए हम साहू को ही राजा बनाएंगे। और इस बात को लेकर अब मराठों के बीच दो विंग बन गई, एक ताराबाई विंग और दूसरा साहू विंग। और हुआ क्या कि इन दोनों के बीच सिविल वॉर वो शुरू हो गया। और वो मराठा जो मुगलों को हटाना चाहते थे, मुगलों की जगह हिंदू एम्पायर स्टैब्लिश करना चाहते थे, अब वो मुगलों को छोड़कर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में उलझकर रह गए। तो कह सकते हैं कि इनका एक डिप्लोमेटिक मूव था। इसके अलावा बहादुर शाह फर्स्ट ने मराठों को जो है वो अपने रीजन से सरदेशमुखी टैक्स वसूलने का अधिकार तो दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। इससे मराठों की पोजीशन जो है वो और क्लियर नहीं हो पाई, और मराठे इनसे और नाराज होते चले गए। ठीक है, इसके अलावा बता चुके हैं आपको कि जजिया कर को इन्होंने हटाया, मंदिरों को भी इन्होंने नहीं तोड़वाया है। इस कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल और सेकुलर हैं। बहादुर शाह फर्स्ट के पीरियड में ही एक पोर्तुगीज लेडी थी जिनका नाम था जूलियाना, जिनके कैरेक्टर से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, जिनके नॉलेज से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, और इन्होंने जो है वो पोर्तुगीज लेडी जूलियाना को बीबी फिदवा का टाइटल दिया था। क्लियर? तो ये कुछ मेन बातें हैं जो इनके रीजन से या इनसे जुड़ी हुई हैं। 1712 में इनकी डेथ हो गई, और 1712 के बाद फिर से इस मुगल एम्पायर ने इस मुगल गद्दी के लिए बहुत ही ब्रूटल फेज देखा है, जिसे लेकर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन हैव अ गुड डे।